बच्चों जो इन्वायरमेंट है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने माइक्रो इन्वायरमेंट पहले पढ़ा था। उसके बाद हमने उसका जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं अपने मैक्रो इन्वायरमेंट के वो हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ फैक्टर्स अभी रहते हैं, वो हमने अभी डिस्कस मज़ीद करने हैं हमने। जो नेक्स्ट हमारा मैक्रो लेवल का फैक्टर था वो था टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आपके आप लोगों ने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि रिसेंट जो एरा है, अभी जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा अब्रप्टली इवॉल्व किया है। इसमें अब्रप्टली इवॉल्व करने से मुराद ये है कि बहुत बहुत आपके जो है ना वो एक जो लैंडमार्क्स हैं वो अचीव किए हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू किए हैं। ऐसी चीज़ें जिनको पहले आप या एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं था कर सकता, उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। पिछले कुछ 30 से 35 साल के दरमियान वो वाली चीज़ें इस दुनिया में इंसानों ने बनाई हैं, टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, और उसी की बाद में उन्होंने इंसानी ज़िंदगी को काफ़ी जो ना आसानियाँ बख्शी हैं। उसमें जो है सबसे बड़ा रोल इंटरनेट का है। अब इंटरनेट की वजह से आपकी चाहे सोशल सरगर्मियाँ हैं, आपकी चाहे बिज़नेस सरगर्मियाँ हैं, आपकी पर्सनल जो सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आपकी चाहे वो इंटरटेनमेंट के जो मौक़े हैं, आपके चाहे जो वो लर्निंग के मौक़े हैं, एजुकेशन के मौक़े हैं, इन सब चीज़ों के अंदर जो है आपके जो इंटरनेट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसमें। उसके बाद आपके जो है ना डिफरेंट लॉजिस्टिक के हवाले से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा जो है ना जिद्दत आई कई किस्म की। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इंसानी ज़िंदगी के ऊपर इम्पेक्ट करती हैं। इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने का जो मोटो है वो लेके इसके ऊपर जो है ना काफ़ी सारे वो काम किए गए हैं। अब इसकी अगर हम बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर इम्प्लीकेशन देखें, हम पहले जो है जब लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन के बाद जो है मोबाइल फ़ोन आना जब स्टार्ट हुए, आपके सिंपल जो सिमियन फ़ोन थे, ठीक है, अब उनमें वो वाले जो थी आसानी थी कि आप जो लैंडलाइन था उसका सिर्फ एक ये इशू था कि जी वो जहाँ पे फिक्स है आप उसको वहाँ से मूव नहीं कर सकते। आप उसको वहाँ से मूव करने की कोशिश करेंगे तो जो है ना आपको मसला आता था कि जी वो एक केबल के साथ फ़ोन अटैच होता था, लैंडलाइन फ़ोन था, तो आप जो है ना उसको सिर्फ किसी घर में, ऑफिस में, वहाँ पर्टिकुलर प्लेस पे इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन बाद में जब मोबाइल फ़ोन आया तो आपके जो रवाबत हैं वो इजी हो गए। आप कहीं पे भी जाते थे साथ अपने जो है ना वो अपना फ़ोन आपके पास होता था, तो आप कहीं पे भी रब्ता कर सकते थे और विद इन नो टाइम। उसके बाद जो है आपके जो सिमियन फ़ोन्स थे, सिंपल जो फ़ोन थे, सादे फ़ोन जिसे हम कहते हैं, उसके बाद आपके स्मार्टफ़ोन आना स्टार्ट हुए। स्मार्टफ़ोन जब आए उसमें मज़ीद जो है बहुत ज़्यादा उसमें आपके ना आसानियाँ पैदा हुई। अब उसमें आप लोग देखते हैं कि आपके एक मोबाइल फ़ोन की वजह से आपको घड़ी पहनने की जो ज़रूरत है, ठीक है, अब आपको वो आपके आपने बाजू पर घड़ी पहनी हो उसकी ज़रूरत आपकी नहीं रही। आपको नोट पैड, अब हर वक्त अपने पास जो है ना चीज़ें नोट करने के लिए नोट पैड की ज़रूरत नहीं रही। आपको कैलेंडर की जो है ना वो ज़रूरत नहीं रही। आपके पास जो है ना वो अलग से लैंडलाइन का सारा जो वो एक खपा होता था वो मैनेज करने की वो ज़रूरत नहीं रही। ये काफ़ी सारी चीज़ों का एक ही सलूशन जो है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है, आपके जो स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर है। अब इसमें देखें, जब स्मार्टफोन आए, जब आपके जो एंड्रॉयड्स हैं या आपके इस तरह के जो और ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जब वो आना स्टार्ट हुए, तो स्टार्ट में नोकिया, जो कि इससे पहले एक बहुत बड़ा जायंट गिना जाता था आपके टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर, मोबाइल इस में जो है मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने इस चीज़ को कैश नहीं करवाया, इस चीज़ को फॉलो अप नहीं किया कि हम स्मार्टफोन आ रहे हैं तो मैं इसमें, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्केट लीडर हैं, नोकिया मार्केट लीडर था किसी ज़माने में पाकिस्तान, इंडिया में, हम मार्केट लीडर हैं, तो हमें इस चीज़ को कैश करवाना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम इसको समझें, इसको परखें, इसको अपने बिज़नेस के अंदर अप्लाई करें। अब नोकिया ने वो काम नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, वो जो उस चीज़ को जो है ना वो कह लें कैश करवा लिया सैमसंग ने स्टार्ट में। अब सैमसंग ने उस चीज़ को कैश करवाया। सैमसंग जो कि पहले मोबाइल इंडस्ट्री में कहीं पीछे था, उसने स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट किए, तो जो है ना उसने एक अच्छा खासा मार्केट शेयर जो है ना कैप्चर कर लिया अपने कस्टमर के, जो है ना वो उसने काफ़ी सारे नए कस्टमर एक्वायर कर लिए। अब ये जो है
इसकी वजह से नोकिया को तब का ऐसा सेटबैक हुआ जो कि अभी तक नोकिया ने उसको रिकवर नहीं किया। नोकिया ने बाद में स्मार्टफोन्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो उनके नोकिया के विंडोज़ फ़ोन थे, विंडो फ़ोन के बाद उनके जो है ना एंड्रॉयड पे भी आए हैं, क्योंकि उनका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह से मोबाइल हैंग होना बहुत ज़्यादा हैंग होता था, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता था मोबाइल, उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ये मसले मसाइल थे। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, एज ए बिज़नेस मैन, एज ए मार्केट, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, ठीक है, और नई टेक्नोलॉजी में जो है वो हमारे बिज़नेस के ऊपर क्या इम्पेक्ट हो सकता है। अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग है तो हमें काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करवा सकते हैं, अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी इसकी एंड्रॉयड फ़ोन्स के, स्मार्टफोन के, इस तरह और काफ़ी सारे हैं। आपके अब ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक कार्स जो है ना वो अब इसमें जो सबसे मशहूर जो कंपनी है वर्ल्ड वाइड ऑटोमेटिक कार या और इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से वो आपकी वो है टेस्ला है, वो आपकी अब वो है टेस्ला जो है वो गाड़ी उनकी वो इतनी ऑथेंटिक जो ऑटोमेटिक उनके जो है वो ड्राइविंग है कि आप उसमें आमतौर पर तो जी सिस्टम बेसिकली वो सारी प्रोग्राम्ड कार्स होती हैं। प्रोग्राम कार्स के अंदर चीज़ों के जो है ना वो सॉफ्टवेयर में फ्लास का भी जो है ना वो बग्स का भी अंदेशा होता है कि गाड़ी को अगर आगे रोड टर्न आ रहा है तो गाड़ी को ऑटोमेटिकली मुड़ना चाहिए वहाँ पे। हो सकता है उसका सिस्टम इतना ऑथेंटिक ना हो कि आगे मुड़े या ना मुड़े, लेकिन टेस्ला जो है इस चीज़ को बार इतना इम्प्रूव करती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता कि आपका जो ड्राइवरलेस कार का या जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़ासतौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसके अंदर वो चीज़ काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का हमें अच्छे तरीके से इदराक होना चाहिए हमें कि नए नए टेक्नोलॉजी के वाले से क्या चेंज आ रहे हैं, उससे हमें फ़ायदे कौन कौन से मिल सकते हैं और उनसे हमें जो ख़तरनाक नतायज कौन कौन से ऐसे हैं जो कि शायद हमें फेस करने पड़ सकते हों, ताकि हम उनको अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर सकें, अपने बिज़नेस को एडजस्ट कर सकें। Political environment consists of laws and government agencies that influence or limit various organizations and individuals in a given society. अब जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है इसके मुराद यह है कि हमारे जितने भी कानून हैं या जो सरकारी अदारे हैं उनका जो अमल दखल है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जिनका जो हमारी डेली जो लाइफस्टाइल है या डेली जो रूटीन है उनके ऊपर उनका असरअंदाज होना है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैं एज ए मार्केटर। उसकी रीज़न ये है कि हम बिज़नेस जो है ना आइसोलेशन में नहीं करते, हम बिज़नेस जो है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हुए हम लोग बिज़नेस करते हैं। तो उस सोसाइटी के कुछ ना कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ नॉर्म्स ऐसी हैं जो इम्प्लाइड होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से लगाई जाती हैं। अब इसमें जैसे हम रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये आप सब लोग उस स्टेट में से गुजरे हैं, अभी कोविड है, कोरोना है, ठीक, अभी भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन पहले उसको काफ़ी स्वेयर था, उसकी वजह से काफ़ी सारे बिज़नेस जो हैं बंद हो गए। बंद होने से बाद उनको फ़िलहाल उनकी ऑपरेशंस रोकने पड़ गए। उसमें आपके मैरिज हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में आ जाएं तो आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारे के सारे बंद करने पड़े, क्योंकि ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो बाकी जो SOPs हैं उनको अच्छे तरीके से जो है ना अप्लाई किया जा सके। अब मैं फॉर एग्जाम्पल अगर रेस्टोरेंट ऑनर हूँ तो मुझे गवर्नमेंट कहती है कि जी आप जो है ना लोगों को यहाँ पे बिठा के खाना नहीं खिला सकते, तो आपने जो है ना वो करना है, अपना हॉल वगैरह बंद कर दें, अपना रेस्टोरेंट क्लोज़ कर दें। अब इस सूरत हाल में जो है ना बाहर तो ये सूरत हाल अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा रोज़गार लगा हुआ है उस रेस्टोरेंट के साथ, तो मैं फिर क्या करूँगा, इसका कोई अल्टरनेटिव वे मैं तलाश करूँगा। अल्टरनेटिव वे क्या है कि जो है ना मैंने उसमें टेक अवे की सर्विस जो है ना मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं आप आएँ, खाना मेरे रेस्टोरेंट पे बनेगा, लेकिन आप उसको बजाय इसके कि अपने यहाँ बैठ के खाएं, आप उसको अपने घर में ले जाएं, वहाँ पे जाके खाएं आप उसको, ठीक है। ये सारा मैं क्यों कर रहा हूँ, एक सरकारी कानून है जिसको मुझे फॉलो करना है, और उसको फॉलो करने की वजह से मुझे अपने ऑपरेशंस के अंदर, अपने बिज़नेस प्रोसेस के अंदर अपने जो ना थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, और चेंज लेके आऊँगा तभी मैं सर्वाइव कर सकूँगा। लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग बिज़नेस, अब इसमें जो है ना आपके बिज़नेस के वाले से काफ़ी सारी पहले कानून साजी कम थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो बिज़नेस वर्ल्ड इवॉल्व कर रहा है, रियासती अमूर इवॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी
बाकी सारी कानून साजी के साथ साथ जो बिज़नेस की रेलिवेंट कानून साजी है वो भी अब आपकी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे अब जो सरकारी जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आपके बिज़नेस से किसी किस्म की पोल्यूशन पैदा नहीं होनी चाहिए। पोल्यूशन चाहे वो प्रोडक्ट बनाने के दौरान है, प्रोडक्ट की जो है ना कंजप्शन के दौरान है, या किसी किस्म की पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि अगर गाड़ियों के जहाँ पर टायर बनते हैं, अब गाड़ियों के टायर जब बनते हैं तो वहाँ पे वो सारा का सारा जो मटेरियल यूज़ होता है और उसकी जो तैयारी है उसके अंदर आपको कार्बन एमिशन का काफ़ी उसमें खदशा होता है। इसी तरह आपके जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे पेंट बनता है या ऐसी सूरत हाल, वहाँ पे इर्द गिर्द जो फुजला निकलता है उस फैक्ट्री से, वो इर्द गिर्द की जो एग्रीकल्चर लैंड है उस एग्रीकल्चर लैंड को ख़राब करती है। ठीक है, आपके ये जो इन चीज़ों के मतलब जो है ना वो आपके कानून जो है वो कानून है इसके अंदर। इसी तरह जो कानून साजी है उसमें आपके जो है वो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के हकूक़ के हवाले से काफ़ी लेजिस्लेशन जो है ना वो चलती है। आपके जो डिफरेंट एनजीओज़ की प्रेशर की वजह से और डिफरेंट दूसरे जो आपके एक्टिविस्ट हैं उन एक्टिविस्ट के प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट जो है वो और जो अदारे हैं जो बिज़नेस हैं वो मूव कर रहे हैं इस तरफ कि अपना जो बिहेवियर है एज ए बिज़नेस बिहेवियर जो है उनका उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल शो करें कि हम लोग जो है ना सोसाइटी से हमारा वो है सोसाइटी की बेहतरी के लिए हम लोग जो है ना विलिंग हैं, काम करते हैं। इसमें काज रिलेटेड मार्केटिंग का वर्ड यूज़ किया गया। काज रिलेटेड मार्केटिंग से मुराद हमारे बिज़नेस की कोई भी एक्टिविटी जिससे सोसाइटी को ओवरऑल को फ़ायदा हो उसको हम काज रिलेटेड मार्केटिंग करते हैं। जैसे मैंने अगर बिज़नेस कर रहा हूँ तो अपने बिज़नेस की सराउंडिंग्स में मैं दरख्त लगवा देता हूँ। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो अपने बिज़नेस में से मैं अपना ख़ास पोर्शन जो है प्रॉफिट का वो मैं गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए स्पेंड कर देता हूँ। मैं ये कास्ट रिलेटेड मार्केटिंग है। इन चीज़ों के ऊपर जो है ना काफ़ी अब एम्फेसिस हो रहा है हमारे जो कुछ लीगल प्रेशर की वजह से भी और सोशल प्रेशर की वजह से भी। कल्चरल इन्वायरमेंट, कल्चर जो है इसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, बहुत सब चीज़ों का बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हमारे बिज़नेस प्रैक्टिसेस के ऊपर। इसी तरह कल्चर का भी बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। अब इसकी अगर मैं आपको सादी से एग्जांपल दूँ, आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, क्लॉथिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं। अगर आप देखें कि अब यही बिज़नेस आप लोग करने जाएं उधर किसी वेस्टर्न कंट्री में करने जाएं, लेट्स से अमेरिका में, यूके में, ठीक है, कहीं पे बिज़नेस करने जाएं आप, वहाँ पे आप वो वाले कपड़े नहीं बेच सकते जो यहाँ पे पाकिस्तान में बेच सकते हैं। लाइक वहाँ पे क्योंकि अगर आप यहाँ पाकिस्तान में शलवार कमीज़ सेल कर रहे हैं जो हमारी रवायती शलवार कमीज़ है, वहाँ पर आपको उसका कस्टमर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर जो वहाँ पे कपड़े जिस तरह वहाँ पे जीन्स हैं, जीन्स यहाँ पे भी बिकती हैं, कोई स्कर्ट्स हैं या ऐसी जो ड्रेसिंग है फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल्स की वो ड्रेसिंग आप यहाँ पाकिस्तान में सेल नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ जो कल्चर है, जो हमारे जो माशरती जो हैं पहलू हैं वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते, इस चीज़ को अलाउ नहीं करते कि हम यहाँ पे ऐसी ड्रेसिंग जो है ना उसको हम लोग पहन सकें। जब यहाँ पे हमें ऐसी ड्रेसिंग यूज़ करने की या ऐसी ड्रेसिंग पहनने की हमें इजाज़त नहीं है, हमारे सोशल डायनामिक्स जो कि हमारे मज़हब से इन्फ्लुएंस्ड हैं, सोशल डायनामिक्स हमें अलाउ नहीं करते, इस वजह से हम लोग जो हैं अब वैसी ड्रेसिंग जो है हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। जब ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर सकेंगे तो हम लोग उनको खरीदेंगे भी नहीं, तो फिर एक स्कर्ट बेचने वाले बंदे का पाकिस्तान में बिजनेस ऐसे रन नहीं कर सकता। डेफिनेशन लिखी है, कल्चरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट अफेक्ट सोसाइटीज़ बेसिक वैल्यू, परसेप्शन एंड बिहेवियर। ये सारे के सारे जो ना सोशल नॉर्म्स और हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ से मुराद है कि हमारा जो राइट एंड रॉन्ग का जो है ना वो क्राइटेरिया, उसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे हमें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट ये करनी है कि लाजमी नहीं कि हर चीज़ जो हमारी सोशल तौर पे सोसाइटी के तौर पे वो चीज़ अगर गलत है तो वो कानूनी तौर पे भी गलत हो, क्योंकि हो सकता है कानून उसको अलाउ कर रहा हो लेकिन सोसाइटी उसको अलाउ ना करती हो। उसकी मैं एग्जांपल दूँ, अभी ड्रेसिंग की हम लोग बात कर रहे थे, हो सकता है कानून हमें स्कर्ट्स बेचने से मना ना करे लेकिन सोसाइटी जो है, सोसाइटी क्योंकि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमने जहाँ पे भी अपना बिज़नेस करना है, जो उसी प्रोडक्ट बनानी है, हमने अपने कल्चर को उसमें लाजमी इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है।
इसकी एक काफ़ी फेमस एग्जांपल है, आप लोगों ने भी सुनी होगी पहले लाजमी, क्योंकि सब काफ़ी फेमस एग्जांपल इसकी ये है कि मैकडोनल्ड जो है पूरी दुनिया में उनके बर्गर्स वो सेल करते हैं, अपने बीफ बर्गर भी, चिकन बर्गर भी, बाकी और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड बीफ का बर्गर सेल नहीं करता, क्योंकि उनका जो कल्चर है उसमें भी उनके मज़हब का काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप्स हैं। तो उनका जो मज़हब है वो ये कहता है कि जी जो गाय है, ठीक है, गाय उनके लिए बेसिकली एक मुक़द्दस चीज़ है। तो जो चीज़ उनके लिए मुक़द्दस चीज़ है वो उसकी बेद भी नहीं करते या करना चाहते, क्योंकि उनका मज़हब ये कहता है। इसलिए मैकडोनल्ड वहाँ पे बीफ के बर्गर सेल नहीं करता। उनको पता है मैकडोनल्ड को अगर तो मैं वहाँ पे बीफ के बर्गर सेल करूँगा या करने की कोशिश करूँगा तो कोई इसको ख़रीदेगा नहीं, उल्टा जो है ना सारी सोसाइटी जो मेरे ऊपर चढ़ दौड़ेगी मेरे ऊपर। यहाँ पे कुछ जो है ना वो उसके आपके कल्चर को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। आपके कल्चर के बेसिक जो कंपोनेंट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कोर बिलीफ एंड वैल्यू होते हैं, कुछ हमारी कोर जो ना बुनियादी थाट्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बुनियादी तो नहीं होती लेकिन सेकेंडरी बिलीफ्स होते हैं, सानवी अहमियत रखते हैं उनके। अब कोर बिलीफ की बात करें, पाकिस्तान का जो कोर जो बिलीव्स हैं, जो कल्चर है कि हम लोग एक इस्लामी मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क होने के नाते, ठीक है, और ऐसे मुआशरे का हिस्सा होते हुए हमारा जो कोर बिलीफ है कि जी हमने लोगों का हक़ नहीं खाना, हमने सूद नहीं खाना, ठीक है, ये सारे के सारे जो ये हमारे कोर बिलीव्स हैं। और ये कोर बिलीव्स जो है ये इम्पेक्ट करते हैं हमारी सारी जो है ना वो डेली रूटीन को, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि जी आपने वो उसका सूअर का गोश्त नहीं खाना, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें जो है वो आ जाती हैं हमारी डेली रूटीन का हिस्सा। तो इसलिए यहाँ पे सूअर का गोश्त बिकता भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे मज़हब ने हमें मना किया हुआ है बड़ी सख्ती से इसके हवाले से। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी बिलीव्स। सेकेंडरी बिलीव्स एंड वैल्यूज़ आर मोर ओपन टू चेंज एंड इंक्लूड पीपल्स व्यूज़ ऑफ देमसेल्फ, अदर ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, नेचर एंड द यूनिवर्स। ये सेकेंडरी बिलीव होते हैं, ये उतने स्ट्रॉन्ग जो है, उतनी ग्रिप इनकी नहीं होती जितनी जो है आपके कोर बिलीव्स की होती है। अब इसकी एग्जांपल अगर दें तो हम लोग आमतौर पे ये देखते हैं कि जब भी कहीं भी शादी का इन्विटेशन आता है, शादी में शिरकत के लिए, तो वहाँ पे 7 बजे का टाइम लिखा होगा, 7 बजे आपने पहुँचना है, तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि 7 का मतलब 8 है, 8 बजे का टाइम लिखा तो 8 का मतलब 9 है। अब ये चीज़ें कि इतनी हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमें एक जनरली हमारी परसेप्शन बन गई होती है हमारी सोसाइटी के मतलब हमारे इर्द गिर्द के लोगों की तरफ कि यार कोई 7 बजे का टाइम लिखा उन्होंने करते करते 8 बजे आए जाने हैं। ये सारे के सारे हमारे जो ना वो सेकेंडरी बिलीव्स हैं। अच्छा, अब ये जो सेकेंडरी बिलीफ है ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अब शादी हाल वाले उनको भी पता है कि ये शादी उन्होंने कार्ड पर 7 बजे का टाइम लिखा है, लेकिन हमने खाना 7 बजे के हिसाब से नहीं तैयार करना, हमने 8 बजे के हिसाब से तैयार करना है, क्योंकि मेहमानों ने आते आते टाइम लगा देना है। तो 7 बजे का खाना हम तैयार कर देंगे तो खाना तब तक ठंडा हो जाएगा। ये सेकेंडरी बिलीव्स हैं। आपके जो कोर बिलीव्स हैं, जो सेकेंडरी बिलीव्स हैं, ये सारे के सारे इम्पैक्ट करते हैं हमारे डेली रूटीन को, और जो कि अल्टीमेटली हमारे बाइंग बिहेवियर को जो है ये हमारी चीज़ें इम्पैक्ट करते हैं, हमारे कल्चर को। शिफ्ट्स इन सेकेंडरी कल्चरल वैल्यूज़। अब इसमें जो है लोग कि आपकी जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, या इसमें थोड़ी मज़ीद एलेब्रेशन है सेकेंडरी बिलीव्स की, सेकेंडरी कल्चरल एनवायरनमेंट की, वो है पीपल्स व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी टेक्निकल चीज़ है लेकिन मैं आपको सादे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। लोगों का अदारों के बारे में क्या ख्याल है। अदारे वो सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लें कि आपने जो है ना कोई चीज़ पोस्ट करनी है बाय पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जो हमारा जो सरकारी डाकखाना है उसके ज़रिए आपने कोई चीज़ पोस्ट करनी है। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि हमने TCS के ज़रिए पोस्ट करनी है। तो आम जो कस्टमर है वो ये कंफर्टेबल फील करता है कि अगर तो मैं TCS के ज़रिए पोस्ट करूँगा तो मेरी जो भी पैकेज है मेरा वो ज़्यादा सिक्योर होगा, वो ज़्यादा जो है वो उसमें होगा, ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, लेट नहीं होगा, डिले नहीं होगा, मिसप्लेस नहीं होगा। अब ये अदारों का मतलब जो है ना ये सोच है उसको। ऑन द अदर हैंड कि अगर मैं पोस्ट ऑफिस के ज़रिए करूँगा तो उनका हो सकता है जो पार्सल है मेरा वो लेट पहुँचे, हो सकता है कुछ दिन 1-2 दिन भी लेट जो है ना वो ज़्यादा लग जाए एज़ कम्पेयर टू TCS। अच्छा, इसके अलावा सरकारी इदारों के बारे में एक लोगों की राय होती है। अगर हम कहते हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल बाइक किसी की चोरी हो गई, वो कहते हैं मैं पुलिस में जाके अपनी बाइक के लिए रिपोर्ट जो है ना मैं वो जमा करा दूँ। तो एक जनरल परसेप्शन हमारी सोसाइटी के, पाकिस्तानी सोसाइटी की ये है कि अगर तो मैं जाऊँगा तो उतने की बाइक नहीं जितना मुझे पुलिस वालों को देने पड़ जाने हैं, तो मैं बाइक की कंप्लेन नहीं दर्ज करवाता वगैरह वगैरह। ये एक जनरल परसेप्शन है कि अदारों के बारे में लोगों की क्या राय है।
इसी तरह आ जाते हैं बिज़नेस वर्ल्ड। ये बिज़नेस वर्ल्ड के बारे में लोगों की क्या राय है। एक ये हो सकती है कि जो लोगों की राय है कि जो ब्रांड है, अच्छे अच्छे इस्टेब्लिश ब्रांड हैं, वो जी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, उतने की चीज़ नहीं देते जितने पैसे चार्ज कर लेते हैं। दूसरे लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, जो पैसे वो चार्ज करते हैं उसकी क्वालिटी भी वैसे प्रोवाइड करते हैं वो। उसके बाद दूसरा जो इसकी डायनामिक्स है, डायनामिक डायमेंशन जो है दूसरी इसकी आपकी सेकेंडरी कल्चरल वैल्यू की, वो है पीपल्स व्यू ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, सोसाइटी को वो किस एंगल से देखते हैं। कुछ लोग जो है पैट्रियट्स जो हैं, जो कैसे जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फलां बंदा बहुत मुहब्बे वतन है, वो बहुत जो है ना वो कमिटेड है उस चीज़ के साथ, किसी पर्टिकुलर थिंग के साथ। अब जो पैट्रियट्स हैं उनको तो अपनी सोशल और कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे बहुत मान होता है। अब लाजमी नहीं कि हमारी कल्चरल जो भी वैल्यूज़ हैं हम जो है ना उनको वो करें, वो सारी की सारी सही हों। समटाइम होता है हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि बज़ाहिर जो है ना उनका जो है वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अब हमारे जो सरकारी दफातर हैं जो सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन जनरली देखा जाए जैसे अकाउंट ऑफिस है, अगर आपके फैमिली में से कोई ऐसा बंदा जो सरकारी मुलाजम है वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि अकाउंट ऑफिस में उनको जाना पड़े तो वहाँ पे छोटा काम करवाने के लिए भी उनको जो है ना वो रिश्वत देनी पड़ती है, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली। अब अगर तो कोई पैट्रियट से मुराद कहता है यार चलता है, चलने दो, खैर है, चलता है, ऐसे ही काम होना है, वो एफर्ट ही नहीं करते कि हम इसको चेंज करने की कोशिश करें, हम आवाज़ उठाने की कोशिश करें। पैट्रियट से कहते चलता है सोसाइटी का, ऐसा जैसे चल रहा है चीज़ें चलने दो, इनको चीज़ें ठीक हैं। रिफॉर्मर्स वांट टू चेंज इट। अब ऐसे लोग जो कि कोशिश करते हैं कि हमें एफर्ट करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए कि ये जो कल्चर है, ये जो रिश्वत का, ब्राइबरी का, सिफारिश का, ये कल्चर ठीक नहीं है, हमें इसको चेंज करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तीसरे जो लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं मालकोनेंट्स। ये वो लोग हैं जो कि सिस्टम से बेजार हो गए होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि यार जो है ना रिश्वत हमसे दी नहीं जाती, ठीक है, चेंज हम लोग ला नहीं सकते, हम ऐसा करते हैं, हम सिस्टम छोड़ देते हैं। जैसे सिस्टम छोड़ने से मुराद ये है कि जी मैं यहाँ से छोड़ कर किसी और मुल्क में चला जाता हूँ जॉब करने के लिए, किसी और कंट्री में चला जाता हूँ, या अगर मुझे फ़लाँ अदारे से तंगी है तो मैं जो है फ़लाँ अदारे वाला कोई काम भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। जैसे मैं अकाउंट ऑफिस की एग्जांपल अभी ले रहा था, ये अकाउंट ऑफिस में मसला तो मैं जो है ना सरकारी जॉब करता है नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करूँगा ताकि मेरा अकाउंट ऑफिस से पाला ही ना पड़े, ठीक है। अभी मालकुलेट तीन तरह के लोग हैं। कुछ होते हैं जो अपने सिस्टम का हिस्सा को कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो पैट्रियट्स हैं। कुछ लोग जो लूप होल्स को चेंज करना चाहते हैं वो रिफॉर्मर्स हैं। मालकुलेट्स वो हैं जो कहते हैं कि यार हम इसको छोड़ ही दें सिस्टम को तो बेहतर है। पीपल्स व्यू ऑफ नेचर। कुछ लोग ख्याल करते हैं कि सम फील रूल्ड बाय इट। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि जी जो नेचर है, जो कानून कुदरत है, ठीक है, वो सारा का सारा जो है ना वो चीज़ें खुद ही होती हैं, खुद ही चलती हैं, ठीक है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। जैसे वो तकदीर और तदबीर का जो एलिमेंट आ जाता है ना इसमें, कि जो भी लिखा है ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ है, हम जो है ना हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है एंड ऑल दैट, ठीक है। कुछ लोगों का ख्याल होता है सम फील इन हारमोनी विद इट। कुछ लोग होते हैं कि नेचर के जो काम है, ठीक है, उनके साथ साथ मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हारमोनी का मतलब साथ साथ चलना, कि जो जितने भी आपकी जो नेचुरल जो फिनोमिनास हैं उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सम सीक टू मास्टर इट। कुछ का ख्याल है कि जी जो कुदरत है हमने खुद बनानी है, वो कुदरत हमने जो नेचर है, नेचर को खुद कंट्रोल करना है हमने। उसके लिए फिर उनका लाइफस्टाइल भी वैसा होता है, वो उनकी एफर्ट्स वैसे होती हैं, उनको उठना बैठना ऐसे लोगों में होता है। पीपल्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, रिन्यूड इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी। अब इसके कायनात क्यों वजूद में आई है, इसका क्या जो है ना वो है, इसका मकसद क्या था कायनात का वजूद में आने का, इसके बारे में भी जो है ना लोगों के डिफरेंट थाट्स हैं। उसमें से एक ये है कि आपका जो स्पिरिचुअलिटी है, आपका जो रूहानीपन है, रूहानीपन की तरफ लोगों का रुझान अब जो है ना ऐसा ऐसा इंक्रीज़ हो रहा है। अब लोगों ने जब पढ़ना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, तो स्पिरिचुअलिज़म की तरफ जो है ना वो आना स्टार्ट हो गए हैं। अब स्पिरिचुअलिज़म लाजमी नहीं कि आपकी सिर्फ इसका ताल्लुक़ सिर्फ इस्लाम से है,
और भी मज़ाहब के अंदर स्पिरिचुअलिज़म का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, वो उसको जो ना उसको, लेकिन उसकी डायमेंशन डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों का जो है आना स्टार्ट हो, जो है ना वो काफ़ी पहले से रुझान बढ़ता जा रहा है इस चीज़ की तरफ। ये नेक्स्ट जो है आपका रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केटिंग इन्वायरमेंट्स। अच्छा, अभी हमने जितने भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट डिस्कस किए हैं, चाहे वो मैक्रो इन्वायरमेंट है चाहे वो माइक्रो इन्वायरमेंट है, जो से भी फैक्टर्स हैं उसके अंदर, हमने उन फैक्टर्स के अंदर कुछ चेंज अगर आता है या जो भी उनमें फैक्टर्स की जो रूटीन है, हम उनको रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर भी सकते हैं कि नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। 3 इसमें हमारी अप्रोच हो सकती हैं पॉसिबल, चाहे वो माइक्रो एनवायरनमेंट की है चाहे वो मैक्रो एनवायरनमेंट की है। सबसे पहली तो अप्रोच है वो है कि ऐसे फैक्टर्स जो कि अनकंट्रोलेबल हैं, ऐसे माइक्रो या मैक्रो फैक्टर्स जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको हम लोग क्या करें, हम उनके मुताबिक, उन फैक्टर्स की डायमेंशंस के मुताबिक हम अपने बिज़नेस को एडजस्ट कर लें, उन फैक्टर्स के मुताबिक अपने बिज़नेस को एडजस्ट कर लें। जैसे अभी मैंने कोविड की एग्जांपल दी थी। अब एक रेस्टोरेंट का जो मालिक है, वो रेस्टोरेंट का मालिक कोरोना के फैलाव को रोक नहीं सकता, कोरोना के की जो है ना उसकी वैक्सीनेशन वो नहीं बंदा तैयार कर सकता, लेकिन क्योंकि ये काम उस रेस्टोरेंट वाले का बंदे का है नहीं है। अब कोरोना उसके कंट्रोल में नहीं है इस सेंस में, तो बेसिकली क्या करेगा कि मैं उस कोरोना के मुताबिक अपने बिजनेस प्रोसेस को एडजस्ट कर लूँ। वो क्या करेगा कि जी मैं डाइन इन को आर्थिक तौर पे बंद कर देता हूँ कि आप जहाँ भी बैठ के खाना नहीं खा सकते, आप इसको ले जाएं अपने घर जाके खाएं। दूसरा, अगर किसी ने आना भी है, मास्क यूज़ करें, मास्क यूज़ करने के साथ अपने हाथ सैनिटाइज़ करें। आप उसका जो है ना वो जो टेम्परेचर चेक करने के लिए जो एक डिवाइस है, आप वो डिवाइस वहाँ पर रखें, हर आने वाले कस्टमर्स जो हैं उनका टेम्परेचर चेक करें। आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस प्रोसेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोएक्टिव अग्रेसिव एक्शन टू अफेक्ट फोर्सेस इन द एनवायरनमेंट, कि आपको एक चीज़ है जो आप फोरसी कर रहे हैं कि ये काम आगे होना है, ऐसा काम जो कि आगे होना है, आप उसके मुताबिक एक प्रोएक्टिव अप्रोच बना होता है कि किसी काम के होने से पहले, किसी काम के होने से पहले आप जो है ना उनको वो कर लेते हैं, अपने बिज़नेस को एडजस्ट करते हैं। अब इसकी अगर एग्जांपल दूं आपको मैं, वो ये है कि जैसे हर साल जब बजट आता है, किसी भी मुल्क में बजट आता है, पाकिस्तान के बजट की एग्जांपल ले लेते हैं। हर साल जब बजट आता है तो आपकी टैक्सेस की रेशो इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी अक्सर चीज़ों की जो प्राइसेस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो टैक्सेस इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी कीमतें इंक्रीज़ होती हैं। अब आप इसको प्रोएक्टिवली कैसे डील कर सकते हो, प्रोएक्टिवली आप लोग ऐसे डील कर सकते हो इसको कि आपने पता है कि आगे जाके चीज़ें जो है ना वो एक्सपेंसिव होनी है, चीज़ें एक्सपेंसिव होनी है, तो मैं अभी से चीज़ों को जो है ना मैं कहना, कुछ लोग ज़ख़ीराअंदोज़ी की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी प्रोडक्शन को अकॉर्डिंगली, क्योंकि लाभ डिमांड करते हैं कि किसी चीज़ की कीमत इंक्रीज़ हो, उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब पता है कि जो चीज़ें बेच रहा हूँ आगे जाके इसकी कीमत ज़्यादा होनी है, तो मैं चीज़ें कम प्रोड्यूस करूँ क्योंकि मार्केट में उसकी इतनी डिमांड नहीं रहेगी। ये जो अप्रोच है उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच, कि चीज़ों के महंगे होने से पहले आपने जो है ना अपने जो प्रोसेस है उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया। रिएक्टिव अप्रोच है वाचिंग एंड रीडिंग टू द फोर्स इन द एनवायरनमेंट। रिएक्टिव अप्रोच ये है कि आप ऐसे फैक्टर्स जिनको आप हल्का फुल्का को चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ें अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई वकूफ़ पज़ीर हुई हैं, आप उन चीज़ों को जो है ना वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके किसी हद तक अपने बिज़नेस को एडजस्ट कर लें, किसी हद तक आप अपने उनको एडजस्ट कर लें, अपने नॉर्म्स को एडजस्ट कर लें। रिएक्टिव अप्रोच की एग्जांपल जो है अगर मैं आप लोगों को दूँ, रिएक्टिव अप्रोच की एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे यहाँ पे आपका जो बिल्डिंग का न्यू कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल का, यहाँ पे बिल्डिंग जब बनी, बिल्डिंग बनने के बाद आपने ऑब्ज़र्व किया कि लट से आपकी एक कोई कैफ़े है आपका उस सिटी के अंदर, आप कहते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे भी मेरा कोई ऐसी फैसिलिटी, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकूँ। फिर आप क्या करेंगे कि आपके जो मेन रोड के ऊपर यूनिवर्सिटी के आसपास जो कोई शॉप्स हैं, आप लोग उनको जो है ना वहाँ पे कोई रेंट पे लेके या बाय करके आप वहाँ पे अपना सर्कल, अपना सेटअप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप जो है उस अपॉर्चुनिटी को कैश करवा सकें। अब ये बेसिकली आपके सारे के सारे जो पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ थी, या किसी भी
किसी भी आपके जो फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के मतलब, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के मतलब, चाहे वो माइक्रो एनवायरनमेंट है चाहे वो मैक्रो एनवायरनमेंट है, उसको आपने रिएक्ट कैसे करना है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हैं उनको कैसे रिएक्ट करना है, ऐसे फैक्टर्स जिनको आप फोरसी कर रहे हैं पहले से, अगर तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप उनको प्रोएक्टिवली कैसे डील कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और जब वो वकूफ़ पज़ीर हो गए हैं तो फिर आप उनको कैसे डील कर सकते हैं। तीनों स्ट्रेटजीज हैं उसकी।